हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनप्रीत और आज हम कुछ स्पेशल कवर कर रहे हैं। ये जो मेरी वीडियो है, लास्ट वीडियो मैंने डाली थी रोशनारा पर, रोशनारा बाग के अंदर लगभग 1.5 साल पहले डाली थी। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जब वो वीडियो क्रिएट हुई थी मैं काफ़ी डिप्रेस था। आई फेल्ट लाइक इट वाज नॉट गुड इनफ फॉर वीडियो कि उसको यूट्यूब पे या कहीं डाला जाए, या मेरा मन नहीं तो उसे देखने का। कुछ 1 साल के बाद मुझे यूट्यूब ने वो वाली वीडियो जो है, जो वो पर्टिकुलर चैनल था, वो मुझे दूसरे चैनल पे जिससे मैं लॉग्ड इन था उस पर वो रिकमेंड कर रहा था। तो मैंने ऐसे रिलेक्टेंटली देखा कि यार मेरी वीडियो चलो देखता हूँ, एंड देन आई फाउंड आउट कि काफ़ी अच्छी वीडियो बनी थी। एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो आई थिंक समटाइम्स व्हेन वी जज आवरसेल्व्स वी शुड ऑल्सो टेक द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल एज वेल, सो दैट दे कैन टेल अस एग्जैक्टली हाउ यू आर एक्चुअली लुकिंग लाइक व्हेन इट कम्स टू बेसिकली कैमरा। दूसरा पॉइंट ये है कि आज क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ? एंड आई रियली वांट दैट यू शुड गेस। सी, थंबनेल से तो काफ़ी लोगों ने पहचान लिया होगा। आई एम गोइंग टॉक अबाउट औरंगज़ेब। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आप गेस कर पाएँ कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो औरंगज़ेब के अगर हम पर्सपेक्ट में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है। लेकिन कौन सी जगह है ये एग्जैक्टली, ये जगह कहाँ पड़ती है? इफ़ यू वांट टू हैव अ गेस यू कैन हैव अ गेस राइट नाउ। आप वीडियो अभी पॉज कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं, जस्ट लेट मी नो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस। सो औरंगज़ेब एक बहुत ही डिस्प्यूटेड पर्सन रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। वी ऑल नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड आज जहाँ मैं बैठा हूँ इसको बेसिकली शीश महल बोलते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में फ़िलहाल दिख रहा है। दिस इज़ शीश महल, और इस पे हम बात करने वाले हैं। ये एक जगह है जहाँ पर औरंगज़ेब का कोरोनेशन हुआ था, मतलब राज्य अभिषेक हुआ था स्लैश ताजपोशी हुई थी उसकी यहाँ पर। सो औरंगज़ेब एक ऐसा लीडर था, या औरंगज़ेब एक ऐसा एम्परर था मुग़ल के टाइम के अंदर जिसकी 2 बार कोरोनेशन हुई थी। एक बार 1658 में हुई थी और एक बार 1659 में हुई थी। सो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है। अब मैं आगे चलने से पहले आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये एक पार्क है, और जैसा ये अभी है मैं आपको इस पार्क के बारे में बिल्कुल वैसा बताने वाला हूँ। ये जो पार्क है फ़िलहाल ये काफ़ी हरा भरा पार्क है। यहाँ पे आपको जामुन के पेड़ बहुत देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं अभी जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, आई डोंट नो कि अगर आपको इस पेड़ की शाखाएँ और ब्रांचेस नज़र आ रही है नहीं, बट ये जामुन का पेड़ है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे पेड़ हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली है। और अब हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पार्क की या इस बाग की। मुग़ल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो यू गेट टू नो कि मुग़ल्स को एक पर्टिकुलर शौक़ था बाग बनवाने का। इसलिए उन्होंने बहुत सारे बाग अपने वक्त में बनवाए थे। अभी मैं शालीमार बाग के अंदर हूँ। ये शीश महल शालीमार बाग के अंदर आता है। और अगर शालीमार बाग को अगर आप जज करना चाहेंगे बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ मुग़ल एम्पायर, तब ये बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। आज की डेट में छोटा है, वैसे तो आज की डेट में अभी बहुत बड़ा है लॉजिकली स्पीकिंग, या अगर आप इसको एरिया के हिसाब से बात करते तो ये बहुत बड़ा पार्क है। बट दैट इज़ अनदर केस, क्योंकि उस वक्त लैंड और ही बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो बाग बहुत बड़े बड़े बना करते थे। लेकिन जैसे जैसे करके दिल्ली फैली तो वो सारे सारे बाग जो है कटते चले गए। जैसे अशोक विहार में बहुत बड़े बाग हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन वहाँ से बहुत सारे बाग जो है कट के वहाँ पे फिर लोगों ने अपनी सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी थी। सो इसी तरह से शालीमार बाग का भी हुआ था। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, प्लीज़ फॉरगिव मी वन थिंग बिफोर आई बिगिन। आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर है, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। वी आर रिकॉर्डिंग इट इन 2023। सो इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इंद्रदेव हमारे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, वो लगातार बारिशें करते जा रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है, और इट्स कम्प्लीटली क्लाउडी ऑल थ्रू आउट द डे। सो दैट इज़ वाई यू माइट सी मी दैट आई एम स्वेटिंग थ्रू आउट द वीडियो। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। ऑलराइट, सो विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पार्क। इस पार्क के अंदर क्या है, इस बाग के अंदर क्या है, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था अकबराबादी बेगम नाम की एक मुग़ल एम्प्रेस थी। उन्होंने बनवाया था इसे, जो कि शाहजहाँ की बहुत सी वाइफ्स में से एक थी। इसको बनवाया गया था 1653 के अंदर, और इसको नाम उस वक्त दिया गया था शालीमार बाग, और आज भी शालीमार बाग के नाम से जाना जाता है। एक और शालीमार बाग है जो कि 1641 के अंदर बनवाया गया था, वो भी सेम मुग़ल एम्प्रेस ने बनवाया था, जो कि लाहौर में था। सो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर टेरिटरी टू आवर कंट्री नाउ। इट्स नाउ इन अ डिफरेंट कंट्री बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान, राइट। और अगर हम इस पर्टिकुलर बाग की बात करते हैं तो इस बाग के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है?
इसकी इंपॉर्टेंस एक तो ऑफ कोर्स कि यहाँ पे औरंगज़ेब का कोरोनेशन हुआ था, दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको कुछ ब्रिटिशर्स ने जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे इसको वो लॉजिंग्स की तरह यूज़ किया करते थे और यहाँ पर आकर वो अपना थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश करते थे या गेम्स प्ले करने की कोशिश करते थे, जो भी वो उस वक्त कर पाते थे। जैसे रोशनारा बाग के अंदर आपको मालूम हो तो वहाँ पर रोशनारा बाग क्रिकेट क्लब फाउंड किया गया था 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। उसी तरह से उससे कुछ वक्त पहले यहाँ पे भी काफ़ी सारे अंग्रेज़ आया करते थे, वो यहाँ पे आके रुका करते थे, जो भी मौज मस्ती हुआ करती थी वो किया करते थे। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि हमारे जो एम्परर थे, मुग़ल एम्परर्स जितने भी थे, सो जब भी वो लाहौर जाया करते थे, मतलब जब वो रेड फोर्ट लाल किला जो कि दिल्ली के अंदर है, वहाँ से जब वो कश्मीर जाया करते थे, लाहौर जाया करते थे, पंजाब जाया करते थे, दे यूज़ टू हैव अ स्मॉल हॉल्ट ओवर हियर। वो यहाँ पे आके रुका करते थे, यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते थे, ताकि उनका जो रॉयल एक एंटोराज निकला हुआ है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, उसको थोड़ा सा थोड़ा पीस मिल सके। और वो थोड़ा सा मतलब अबाउट शाहजहाँ फॉर श्योर वन थिंग कि उसको ऑपुलेंस बहुत प्यारा था, मतलब उसको बहुत पैसे खर्चना बहुत पसंद था एंड ही वाज ऑलवेज इनटू कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बनवाए, तभी ताजमहल हमारे पास है या फिर हमारे पास रेड फोर्ट जैसी बिल्डिंग्स है। ताजमहल इज़ एन extremely expensive monument to build, even by the standards of Mughal. That was extremely expensive, जिसने पूरे मुग़ल एम्पायर को at the brink of bankruptcy पे लाके खड़ा कर दिया था। So that is you should know about the building of Taj Mahal. So ये एक चीज़ थी। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये अकबराबादी बेगम ने बनवाया था। इसको यहाँ पर एक रॉयल प्लेस ऑफ शेल्टर की तरह यूज़ किया जाता था या प्लेस ऑफ हॉल्टिंग की तरह यूज़ किया जाता था बाय द मुगल्स। और बाद में कुछ ब्रिटिशर्स आए थे, आई विल जस्ट टेल यू देयर नेम एज वेल। सर डेविड ऑक्चरलॉनी, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है प्रोनाउंस करने के लिए, ऑक्चरलॉनी, रेगुलर नेम भी नहीं है, विल से बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्रिटिश देमसेल्व्स। सर डेविड ऑक्चरलॉनी एंड लॉर्ड मेटकैल्फ, ये दोनों जो लोग थे नोटेबल थे, जो कि यहाँ पर आके रुका करते थे, यहाँ पर आके थोड़ा सा आराम फरमाया करते थे। सो दैट इज़ वन थिंग। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बात करता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको साइड की वीडियोग्राफी दिखा सकूँ। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, सी दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से डिमोलिश्ड है, जिसमें आपको सिर्फ ईंटें नज़र आ रही है, ये एक सेंट्रल फीचर है इस्लाम का या मुस्लिम्स का। आप देखेंगे कि वो बात करते हैं नहीरे बिश्त की। अगर आप में से कोई जो मुग़ल आर्किटेक्चर को ठीक से पढ़ते हैं या अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दे हैव दिस central theme of letting a river flow through the major parts of their forts, castles or even places like these that they used to call garden, क्योंकि वो कोशिश करते हैं हर जगह रेप्लिकेट करने की इस्लामिक पैराडाइज़ को, इस्लाम की जन्नत को वो हर जगह कोशिश करते हैं कि रेप्लिकेट कर सके। सो दैट इज़ वाई रेड फोर्ट के अंदर भी एक काइंड ऑफ रिवर्स ही उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, जो कि उसके 2-3 मतलब थे। एक तो पूरा का पूरा जो रेड फोर्ट इसको ठंडा रखेगी, दूसरा ये था कि वो कोशिश ये थी कि अगेन पैराडाइज़ को जो है इस्लामिक पैराडाइज़ को कॉपी करने की कोशिश करें अर्थ पर। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। काफ़ी अच्छा पार्क है। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था, जामुन के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत लो हाइटेड ट्री हैं। मुझे नहीं पता उन पेड़ों का नाम क्या है, लेकिन काफ़ी लो हाइटेड ट्री हैं यहाँ पर। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पार्क है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो वैसे भी मतलब आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल एनी डे प्रेफर पार्क्स और नेचुरल ब्यूटी टू गोइंग इनटू मॉल or something like that. I mean, natural will always be preferred by me a lot more in comparison to the man-made structures. That is something which will always lackluster. So that is one thing. अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब की। So guys, अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब की बात करने से पहले लेट मी टेल यू यार, जिस सीज़न में अभी आया हूँ यहाँ पे इतने सारे जामुन लगे हुए हैं कि मुझे ना कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग सेंट आ रही है जामुन की बार बार। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ कि जामुन कितने लो हाइट पे हैं, लाइक इतनी ही हाइट पे हैं। आप हाथ मारोगे इस तरह से, एक बच्चा भी हाथ मारेगा तो जामुन उठा के तोड़ के वो खा सकता है। दैट इज़ वाई मैं जब 1-2 बार पहले इस पार्क में आया था, सो आई गॉट टू सी वन थिंग कि बच्चे जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के, वो पेड़ों पर चढ़ के या फिर बैट वगैरह उछाल के वो जामुन तोड़ने की कोशिश करते हैं। सो इट्स प्रीटी अमेजिंग अबाउट दिस पार्क। ऑलराइट, लेट मी गो नाउ क्विकली टुवर्ड्स दिस पर्सन कॉल्ड औरंगज़ेब। सी औरंगज़ेब was born in 1658, Aurangzeb was born in 1618 roughly speaking, and died in 1707. So he was about the age of 89 when he died। और
ही वॉज अ सन ऑफ शाहजहाँ एंड मुमताज़ ऑफ कोर्स। अब हम जब औरंगज़ेब की बात करते हैं, सी ही वॉज अ वेरी डिस्प्यूटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड था इन अ मैनर कि उसका रूल जो था वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशंस डिमांड करता रहता था कि वो कभी यहाँ जा रहा है एक्सपेंशन करने के लिए, कभी वहाँ जा रहा है, लेकिन वो ऐसा था क्यों? और वी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम उसकी टैक्सेशन पॉलिसी पे बात करेंगे, हम उसके रिलीजियस बिगेटरी पे बात करने वाले हैं, हम उसके वॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, और उसका जो जनरल एटीट्यूड था टूवर्ड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज ओन किंगडम। सो हम सब पे बात करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि एक नोटेबल इंसिडेंस आता है औरंगज़ेब की लाइफ में, जो कि 1626 में था। 1626 के अंदर एक नोटेबल इंसिडेंस आता है यहाँ पर, जहाँ पर औरंगज़ेब का फादर कौन था? ही वॉज शाहजहाँ। सो शाहजहाँ जो था उसका फादर कौन था? हिज फादर वॉज जहांगीर। अगर आपने मुग़ल आज़म देखी है तो आपको मालूम होगा सलीम नाम का जो बंदा था, ही वॉज दी पर्सन जहांगीर एंड दी फादर टू शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने इस्लाम के अंदर प्राइमोजेनिचर की कोई भी बात नहीं है, या प्राइमोजेनिचर की कोई भी रेलिवेंस नहीं रखता है, जो कि इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बाप के पास प्रॉपर्टी है, मतलब पहले के वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर एक किंग था तो वो अपनी सारे के सारे जो प्रॉपर्टी थी या जो उसका राज्य था वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो मेल चाइल्ड होगा उसके पास चले जाएगा। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये है कि आपको अपनी जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको लड़के कट के मर के ही हासिल होती हैं। या तो आप इस दुनिया से निकल जाओगे या फिर आप वो चीज़ें पालोगे, विच आई थिंक इज़ काइंड ऑफ फाइन, बिकॉज दिस इज़ हाउ एवोल्यूशन गोज़ ऑन। एवोल्यूशन हैज़ नेवर फेवर्ड द वीक पीपल। जिसने भी चार्ल्स डार्विन को पढ़ा है HMS बीगल पे जब वो निकला था, राइट, बहुत ही पॉपुलर उसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि यहाँ पे स्मार्टेस्ट या मोस्ट इंटेलिजेंट लोग नहीं जीतते हैं या वो अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। सिर्फ वो लोग जगह बनाते हैं जो सबसे जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं चीज़ों को। सो अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग विच इज़ अ सेंट्रल फीचर टू ऑल ऑफ अस ह्यूमन बींग्स। दैट इज़ व्हाई यू विल सी दैट वी हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, एंड वी आर also now conquering, of course, thanks to people like Elon Musk. We are trying to conquer Mars as well. So ये एक चीज़ थी। अब हम बात करते हैं 1626 में क्या हुआ था। 1626 में शाहजहाँ ने अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था कि यार मुझे गद्दी चाहिए। और जहांगीर जो था, ही वॉज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। उसने कहा ठीक है बेटा, तेरे को गद्दी चाहिए ना, लेकिन मैं तो भी ज़िंदा हूँ, मैं देना नहीं चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं तेरे बच्चों को, जिसमें आपके दो नाम आते हैं, एक तो दाराशिकोह का नाम आता है और दूसरा औरंगज़ेब का नाम आता है। दाराशिकोह वॉज द एल्डर ब्रदर टू औरंगज़ेब। सो इन दोनों को उसने कैद कर लिया था, और बाद में जहांगीर / सलीम ने नाको चने चबवा दिए थे अपने ही लड़के शाहजहाँ को। और फिर उसने एक पार्टन डील के अंदर कि अब तुम मेरे से माफ़ी मांगो और मेरे अगेंस्ट ये सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसीज़ नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगा। आई थिंक बच्चों से बड़ा हम सब के लिए कोई भी नहीं होता, तो इसीलिए उसने कहा ठीक है, व्हाटएवर यू से दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल टू मी। और जैसा आप कह रहे हो, आई विल डू इट जस्ट लाइक दैट, राइट। सो ये एक इंसिडेंस था। फिर 1633 के अंदर यहाँ पर एक और इंसिडेंस आता है, जहाँ पर वॉर एलिफेंट्स होते थे पहले, अब नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास टैंक्स आ गए हैं या बेटर आर्टिलरी और एमिनेशन आ चुका है। सो वी डोंट नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बैक इन दोस डेज वी यूज्ड टू हैव हावड़ा एलिफेंट्स, जो कि वॉर एलिफेंट्स से स्पेसिफिकली ट्रेन किए गए थे वॉर के लिए। अभी जो मेरे साथ जो पर्सन है जो मेरी वीडियो क्रिएट कर रहा है, फ़िलहाल वो जामुन तोड़ रहा है, सो कंटिन्यूसली मैं ना डिस्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि यहाँ बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स लगे हुए हैं, बट आई विल शो यू कि मैं भी कुछ ना तोड़ के यहाँ से खाऊँगा। दे आर वेरी the idea is very enticing one altogether. So anyways, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि 1633 के अंदर हावड़ा एलिफेंट्स जो थे, कंपाउंड जो हुआ करते थे वॉर एलिफेंट्स के, उसमें से एक एलिफेंट जो है किसी तरह छूट जाता है, और औरंगज़ेब जो था उसने उसको डायरेक्टली टैकल किया था और उसने उसको बेसिकली हरा दिया था, और ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत बड़ी मानी गई थी शाहजहाँ के द्वारा। इसलिए उसने शाहजहाँ ने अपने लड़के औरंगज़ेब को, पहले के ज़माने में हुआ करता था, और आपने बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स या एपिक्स के अंदर देखा या पढ़ा या सुना होगा कि जहाँ पर एक लड़के को एक साइड बिठाया गया, दूसरी साइड गहने और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे गए, ताकि वो तोलते थे उसको फिर उसके वज़न के हिसाब से। सो औरंगज़ेब के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और लगभग जो गिफ्ट्स आए थे वो 2 लाख रुपए की वैल्यू के थे, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू थी उस वक्त। मतलब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर आप ताजमहल को जानते हैं, देखा है, सुना है उसके बारे में, आई थिंक सबने सुना होगा, तो ताजमहल की जो लागत थी बनने की, उसको आप एस्टिमेट इस तरह से कर सकते हो कि उस वक्त जो 1 तोला सोना था वो अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपये का मिलता था। आज कितने का है? आई थिंक 50-60 हज़ार रुपये का है। सो इमेजिन द वैल्यू ऑफ इट, सो बाय अ फैक्टर ऑफ 50,000 अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, सो टुडेज़ टाइम में आप रेड फोर्ट की जो ताजमहल की जो प्रॉपर कीमत है उसको लगभग एस्टिमेट कर पाओगे।
ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंसेस। इसके बाद 1636 के अंदर उसको डिस्पैच करता है शाहजहाँ डेक्कन जाने के लिए। डेक्कन मीन्स दक्कन, राइट। आपने एक पर्टिकुलर मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसके अंदर दक्कन दक्कन बोलते हैं, बट पीपल दोज हु आर फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स दे विल मोर फेमिलियर टू दिस वर्ड कॉल्ड डेक्कन। सो डेक्कन में गया था, वहाँ पे उसने एंड किया कुछ एक निज़ाम की डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, राइट। सो नवाब और निज़ाम जो है सेंट्रल रहे हैं हमेशा से इस्लामिक किंगडम को या इस्लामिक कैलिफेट को, आपको ये वर्ड्स वहाँ सुनने को ज़्यादा मिलते हैं। तो निज़ाम की डायनेस्टी थी और उसने उसको वहाँ पे इफेक्टिवली एंड किया था, जो कि काफ़ी वक्त से मुगल्स के लिए फांसी का फंदा बनी हुई थी। और 1637 में उसकी जो मैरिज होती है वो दिलरास बानो बेगम के साथ होती है। वो एक सैफाविड प्रिंसेस थी गाइस। सैफाविड प्रिंसेस कौन, सैफाविड एम्पायर क्या था? सैफाविड एम्पायर था कि जैसे हमारी कंट्री में मुगल्स थे, इस्लामिक रूल के अंडर मुग़ल की स्थापना हुई थी, उसी तरह से जो ईरान था, ईरान है या उस वक्त ईरान जो था, तो वहाँ पर सैफाविड प्रिंसेस या सैफाविड एम्पायर चल रहा था। सो इस तरह से जहाँ जहाँ पे, जैसे मलेशिया में एक डिफरेंट एम्पायर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। सो कंट्री वाइज उन्होंने अपने आप को नाम दिए हुए थे। इंडिया में जो इस्लामिक एम्पायर सबसे बड़ा इस्टेब्लिश हुआ था, उसने अपने आप को मुगल्स का नाम दिया था। उस तरह से पहले शेर शाह सूरी की भी एक डायनेस्टी थी, बहुत सारी डायनेस्टीज आती जाती रही थी इस तरह से। सो वहाँ की वो प्रिंसेस थी, सैफाविड प्रिंसेस थी। ऐसा ही होता है ना कि रॉयल ब्लड लाइन जो है, रॉयल ब्लड लाइन से ही आके शादी करती है, ताकि उनके जो किंगडम्स है वो एक्सट्रीमली पावरफुल हमेशा बने रहे। नाउ नेक्स्ट इज़ 1640। या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक औरंगज़ेब जो था, ऑल्दो वी नो कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड को रिलीजियस बिलीफ रखता था कहीं ना कहीं इस्लाम के अंदर, लेकिन काफ़ी सारी उसने भी चीज़ें ऐसी करी जो इस्लाम के अगेंस्ट जाती थी। सो उसकी एक कॉन्क्यूबाइन कह सकते हो या फिर स्लेव गर्ल कह सकते हो, दोनों ही कह सकते हो तो अगर आप चाहो तो। उदयपुरी बाई के नाम से एक लड़की थी। ऑफ कोर्स शी वाज अ हिंदू गर्ल एंड शी हैड हर चार्म्स एंड शी हैड ग्रिप्ड दिस पर्सन कॉल्ड औरंगज़ेब कम्प्लीटली। सो औरंगज़ेब जो था उसके चार्म्स में, उसके कैरिज़मा में फंसा हुआ था, बहुत लंबे वक्त तक वो फंसा रहा था। और ये वही लड़की है जो कि एक वक्त पे दारा शिकोह की कंपेनियन भी थी। कंपेनियन का मतलब काफ़ी हद तक, आज के वक्त कंपेनियन का मतलब फ्रेंड होता है, लेकिन उस वक्त कंपेनियन का मतलब फ्रेंड नहीं हुआ करता था, फ्रेंड से ऊपर हुआ करता था। कुछ केसेस में वो शादी भी था। अगर आप जीसस क्राइस्ट के वक्त तक चले जाओगे, सो मैरी मैगडैलेन जीसस क्राइस्ट को कंपेनियन कहा गया, बट बैक इन दोज डेज कंपेनियंस लाइक लिटरली मेंट दे वर मैरिड। किसी ने अगर डा विंची कोड देखी है और स्पेसिफिकली अगर पढ़ी है तो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। सो दैट्स वन थिंग। फिर एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस आता है 1644 के अंदर, जहाँ पे जहानारा जो थी वो जल जाती है। सो जल से हुआ करते थे पहले की जगहों पे। हेलीकॉप्टर की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। आई विल लेट दी हेलीकॉप्टर पास। मौसम वैसे आज बहुत अच्छा है, बस ह्यूमिड है। सो आई थिंक यहाँ पे जो बेस्ट टाइम है विज़िट करने का वो आपका नवंबर से लेके इट विल बी टू फरवरी, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज उसके बाद गर्मी है। फिर ये मौसम तो बहुत ख़राब सा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें सांस नहीं आती है। ऑल्दो इट्स वेरी गुड, रेनी सीजन इज़ ऑलवेज ग्रेट। तो 1644 के अंदर जहानारा जो थी, शी गॉट बर्नट। एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाया कि उनके जो लहंगा चोली या जो भी वो ड्रेसेस पहनते थे उस वक्त, उसमें आग कैसे लगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आग लगी थी क्योंकि वहाँ पे उनके यहाँ की बात नहीं है, दिल्ली की बात नहीं है, उस लाल किले की बात है जो कि अभी फ़िलहाल आगरा फोर्ट के अंदर है। आगरा के अंदर है। सो वहाँ पे आग लगने से शी गॉट 3rd डिग्री बर्न्स और काफ़ी उनकी जो जान थी वो मुसीबत में फंस गई थी। ऐसा बोला जाता है दैट शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। सो किसी तरह से उनकी जान बच पाई थी। और इस बात की खबर दी गई थी औरंगज़ेब को शाहजहाँ और उसकी इंपीरियल आर्मी के थ्रू कि यार तुम डेक्कन के अंदर हो, तुम वापस आओ, और ऐसा हुआ है। तो ऐसा होने के बाद, न्यूज़ मिलने के बाद, वो 3 हफ्ते के बाद आया था औरंगज़ेब, जो कि बहुत बुरा माना गया था शाहजहाँ के द्वारा। उसने कहा कि यार ये तरीका नहीं होता, आपकी बहन जल गई है, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उसको आकर देखो। बट इफ़ यू लुक एट दी पर्सनैलिटी ऑफ औरंगज़ेब, ही वॉज अ नोटेबल एक्सपेंशनिस्ट। ये लोग नहीं परवाह करते रिलेशनशिप की या इमोशंस की, इनके लिए सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। दे जस्ट कीप ऑन कॉन्स्टेंटली सीकिंग पावर बिकॉज दे आर पावर मॉन्गर पीपल। दे जस्ट वॉन्ट टू हैव as much of strength, as much of military power, as much of total dominance as it is possible so that they can cause ultimate annihilation. तो वो आया था, और फिर जब वो औरंगज़ेब आता है अपने आगरा फोर्ट के अंदर, तो उसने पूरी जो ड्रेस पहनी होती है वो मिलिट्री अटायर था।
तो ये एक गलत चीज़ होती है। मतलब आपको मालूम है कि आप कहीं जा रहे हो किसी को देखने के लिए, अगर आप जाओगे, आप अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप अगर पुलिस की ड्रेस पहन के चले जाओगे, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड। यू डोंट हैव टू डू सच थिंग्स सो एज टू इम्प्रेस अपॉन योर अथॉरिटी ऑन टू अदर पीपल। दैट इज़ समथिंग विच इज़ प्रीटी आई विल से इरेलीवेंट एंड इट डेफिनेटली एनरेज्ड अ पर्सन लाइक शाहजहाँ। सो इसके बाद उसको डिसमिस किया गया वॉइस रॉय, डेक्कन के वॉइस रॉय की तरह। फिर 1645 के अंदर एक इंसिडेंस आता है जहाँ पे उसको गुजरात दिया गया था संभालने के लिए। वहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्प्यूट्स चले जा रहे थे, वहाँ पर डेफिनेटली वो एक स्टेबिलिटी लेके आया था। फिर 1647 का हमारे पास एक इंसिडेंस आता है बल्क, जो कि प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान के अंदर है। यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान की अगर आप बात करते हो, सो अगर इंडिया ऐसे है, मतलब मान लो कि मेरे इस पर सेवन सिस्टर्स मेरे साथ पे हैं और गुजरात मेरे साथ पे है। सो गुजरात से और फर्दर आपको इस साइड जाना पड़ेगा, सो अफ़गानिस्तान आएगा, राइट। दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली हैपन। सो अफ़गानिस्तान एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे था मुग़ल एम्पायर के। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या हुआ कि वहाँ जब भी आप इतनी दूर होते हो आप अपने एम्पायर से, तो होता क्या है कि आप लोग आई थिंक बारिश आने वाली है, थोड़ी सी ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं, सो आई माइट हैव टू स्टॉप इन द मिडल इफ इट हैपन्स, प्लीज़ बेयर विद मी। सो यार बारिश आ रही है, थोड़ा अंदर ले जाएं तो कैमरा भीग जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये बारिश आ गई तो मैं अंदर आ गया, क्योंकि बाहर ऑफ कोर्स यू कैन नॉट शूट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बारिश में कैमरा ख़राब हो सकता है, कपड़े ख़राब हो सकते हैं और साथ में माइक भी ख़राब हो सकता है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जब औरंगज़ेब की पोस्टिंग हुई थी बल्क के अंदर, जो अफ़गानिस्तान के अंदर है। सो बल्क अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत दूर का पार्ट पड़ता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच वहाँ तक आपको रिसोर्सेज लाने बहुत मुश्किल होती है, और बहुत वक्त से मुग़ल एम्पायर की कोशिश कर रहा था कि हम किसी तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर या बल्क के ऊपर अपना कब्जा जमाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। वाई? बिकॉज आप अगर उन दिनों की वॉर्स की बात करते हैं, बैटल फील्ड की बात करते हैं, तो अगर बैटल फील्ड आपके घर के आसपास है या फिर अगर आपके राज्य के आसपास है, उसके अंदर पड़ती है, तो इट इज़ स्टिल मैनेजेबल। बट आप देखिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे डिप्लॉय करनी पड़े जो आपके रेंज से 3000 किलोमीटर दूर हो, और वो भी उस वक्त जब एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो डजंट रियली मैटर आप कितने स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो सप्लाई लाइन होती है पूरी, मतलब यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आना शुरू हो जाते हैं एंड यू जस्ट एंड अप फेलिंग। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वहाँ पे मुगल्स जो थे कभी भी कब्ज़ा नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली औरंगज़ेब भी इसमें इफेक्टिव नहीं था। हालांकि औरंगज़ेब एक बहुत ही नोटेबल एक्सपेंशनिस्ट है, उसने बहुत ज़्यादा कब्ज़ा किया था, ऐसी जगहों पर उसने जीत दर्ज करी थी जहाँ पर बहुत मुश्किल था लोगों के लिए वहाँ पे किसी को भी कॉन्कर कर पाना, बट उसने वो किया था। लेकिन यहाँ पर अफ़गानिस्तान में वो भी फेल हो गया था, राइट। और जितने भी एक्सपेडिशंस थे मुग़ल एम्पायर के, नेमली 1649, 1652 और 1653 के अंदर, वो सारे के सारे फेल हुए थे। ये सारे के सारे जो एक्सपेडिशंस हुए थे एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ मुग़ल एम्पायर, दे वर बाउंड टू फेल बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन दैट आई जस्ट टोल्ड यू। अब हम बात करते हैं कि उसको फिर से रिस्टोर किया गया औरंगज़ेब को अगले ही साल कि अब तुम वापस डेक्कन के वॉइसरॉय बन सकते हो, बिकॉज बाकी जो लोग थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे इन रूलिंग। औरंगज़ेब वॉज अ वेरी इफेक्टिव रूलर, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमी वर्क्स लाइक, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो जब उसको वॉइसरॉय का डेक्कन बनाया गया तो उसको 2 जागीर दी गई थी। गाइस, जागीर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग जागीर का मतलब नहीं समझते हैं। मैंने जस्ट नोटिस किया, शायद मेरी वॉइस थोड़ी यहाँ एको कर रही होगी, प्लीज़ डोंट माइंड द फैक्ट, बिकॉज ये थोड़ी सी टनल है तो यहाँ पे रिपरकशन ज़्यादा आ सकते हैं। दैट इज़ वाई यू माइट बी हैविंग सम एको इन माई वॉइस, बट आई विल इग्नोर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल मूव ऑन। तो उसको 2 जागीर दी गई थी डेक्कन के अंदर, जहाँ जागीर का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा बहुत सारे मूवी डायलॉग्स के अंदर कि तेरे बाप की जागीर है क्या। सो जागीर एक लैंड ग्रांट सिस्टम था जो कि इस्लामिक एम्पायर ने 1200-1300 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, जिसके अंदर आपको एक एम्परर या कोई भी एक व्यक्ति आपको एक पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा दे देगा और आपको हो सकता है कुछ पैसे भी दे, और वो बोले कि इससे आप पौधे वगैरह उगाओ या इससे आप जो भी है खेती वगैरह करो, एंड देन वी विल सेटल डाउन कि हमें इससे किस तरह से इक्वेशंस हम क्रिएट करेंगे और उसमें फिर सेटलमेंट क्रिएट करेंगे। तो जागीर एक तरह का था कि आपको एक किसी ने लैंड ग्रांट दे दिया, आपका पूरा एक तरह से कब्जा है एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो भी आप मुचलका वगैरह साइन करते हो उसके हिसाब से, राइट। सो औरंगज़ेब के साथ भी यही हुआ था, उसको जागीर दी गई थी। और जागीर आज का आप मत समझना, जागीर बहुत बड़ा लैंड सिस्टम हुआ करता था। इट वॉज सच ह्यूज, मतलब अगर किसी को जागीर दी तो पूरी दिल्ली दे दी, क्योंकि इसका लैंड बहुत है देने के लिए। आज तो आप किसी को 100 गज जगह देने जाओगे तो बेचारा वो कहेगा तू मेरे जान ले ले, बस तू मेरा लैंड मत ले। आज के हालात बहुत डिफरेंट है, राइट।
सो दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब उसको जागीर दी गई थी तो वो बहुत ही इम्पॉवरिश स्टेट थी डेक्कन के अंदर, और जब इम्पॉवरिश्ड स्टेट होती है तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ता है। एज अ रिज़ल्ट शाहजहाँ मालूम था उसको कि मैंने बड़े गलत जगह पर औरंगज़ेब को प्लेस किया है, इसलिए उसने वॉलंटरली काफ़ी ग्रांट्स निकाल कर दी थी दो पर्टिकुलर जगहों से। एक जगह थी मालवा और दूसरी जगह थी गुजरात। सो यहाँ से कुछ कुछ उसने पैसा निकाल के डेक्कन के अंदर पुश करना शुरू किया कि तुम अपनी स्टेट को प्रॉपरली रन कर सको। सो हियर इज़ द मनी। नाउ शाहजहाँ ने इंसिस्ट किया था यार औरंगज़ेब को कि लड़ाई वड़ाई छोड़ के ना तो कोशिश करके खेती बाड़ी करवाए लोगों से, ताकि लोग वहाँ से पैसे लोग कमा कर प्रॉपर्ली दे सके और हमारे पास रेवेन्यू आए। लेकिन औरंगज़ेब का थोड़ा अलग दिमाग था। औरंगज़ेब ने क्या किया, उसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान, उसको उसने अपॉइंट किया और उसने कहा कि ज़ब्त सिस्टम को इंट्रोड्यूस करो। मतलब ज़ब्त का मतलब क्या होता है? ज़ब्त का मतलब होता है कॉन्फिस्केट स्लैश इम्पाउंड। मतलब किसी भी व्यक्ति जो भी अपना टैक्स नहीं दे पाया इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, उससे अब वो सारे की सारा जो लैंड है या जो भी और चीज़ें हैं वो आप ज़ब्त कर लोगे, रख लोगे। बट सी हमेशा गुस्से से काम नहीं चलता, आपको थोड़ा ठंडा दिमाग रखना होता है। मुर्शीद ने क्या किया, उसने पर्सनली अपने ऊपर लिया जिम्मा किया मैं एक बार देख के आऊँ स्टेट है कैसी। उसने कहा यहाँ तो फसल उगाई जा सकती है, तो उसने सीड्स के ग्रांट्स देना लोगों को शुरू किया कि आप मेरे से ये बीज जो होते हैं सीड्स ले जाओ, अपनी खेती बाड़ी शुरू करो, उसमें से रेवेन्यू आएगा, देन हम उसको देखेंगे। सो ये एक चीज़ करी थी और इससे कल्टिवेशन बहुत इंप्रूव हुई। बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सेंट्रल टू दी स्टाइल ऑफ औरंगज़ेब। हिज स्टाइल इज़ टू ऑलवेज कीप ऑन किलिंग पीपल, annihilating them for no reason. सो दिस इज़ वन थिंग। फिर हम बात करते हैं औरंगज़ेब की। तो औरंगज़ेब जो है, देयर इज़ अ डॉग बिहाइंड मी बाय द वे गाइस, एंड आई लव डॉग्स। सो रोशनारा वाली वीडियो के अंदर भी डॉग्स थे, और इधर आओ, और यहाँ पे भी हैं। बेचारा डर के चला गया। अंकल मारना मत, नहीं वो चला गया, मारना मत। सो औरंगज़ेब के फिर कुछ और प्लान्स थे। उसने और आगे थोड़ा सा देखा, उसने कहा यार गोलकोंडा एक जगह है यहाँ पे। गोलकोंडा गाइस जिसको नहीं मालूम है, वो दुनिया की पहली ऐसी जगह थी जहाँ से हीरे निकला करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने अफ्रीका में हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को पता लगा कि हीरे वहाँ पर भी, आई थिंक साउथ अमेरिका या उसके आसपास की कंट्री है वहाँ पे पता लगा था। तो गोलकोंडा टिल वेरी रिसेंटली, आई से 1880s के आसपास तक सिर्फ ओनली स्रोत था। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ माइनिंग द डायमंड्स आउट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, अदरवाइज कहीं से मिलते ही नहीं थे। सो गोलकोंडा वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। दैट इज़ वाई इंडिया की बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वर्ल्ड लेवल में स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई था। सो उसने गोलकोंडा पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी, जहाँ पर डायनेस्टिक रूलर्स पहले से जो थे काबिज थे, जिनका नाम था कुतुब शाहीज़ और अली शाहीज़। सो ये गोलकोंडा और बीजापुर के ना डायनेस्टिक चीज़ें चली आ रही थी, एंड उनको हराना बहुत मुश्किल था। गोलकोंडा की अगर आप एक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरह से एक एक चांदी का सिक्का दिया गया था उन लोगों को, जो एक बाल्टी मिट्टी की वहाँ पर फेंक कर आएगा ताकि वो चढ़ाई जो है वो करी जा सके। दैट्स अनदर चैप्टर, कभी और हम इससे बात करेंगे। सो ये एक चीज़ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जब उसने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया तो वो बीदर तक या बेदार तक बेसिकली वो कैप्चर करता चला गया। लेकिन औरंगज़ेब का गुस्सा जो था वो एक अलग तरीके का था। शाहजहाँ एंड दारा शिकोह आई विल से वर काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल्स। दे न्यू कि गोलकोंडा पे हमला करके उसको जीतना बहुत मुश्किल है। अगर जीत भी ले तो शायद पायरेक विक्ट्री के अंदर रिजल्ट करेगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या? एज अ रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक तरह का ट्रूस नेगोशिएट किया उनके साथ, और ये चीज़ औरंगज़ेब को पसंद नहीं आई यार कि मेरे रहते तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, इट्स लाइक स्टैबिंग मी इन द बैक। सो कहीं ना कहीं इसने भी एनमिटी को जन्म दिया दारा शिकोह के और औरंगज़ेब के बीच में। हम जानते हैं किस तरह से औरंगज़ेब ने दारा शिकोह का सर कटवाया था, उसको गलियों में घुमाया था, उससे पहले आगरा की गलियों में घुमाया था और बहुत बुरा हाल किया था दारा शिकोह का, विच शुड नॉट हैपन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। सो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है। अब हम बात करते हैं 1657 के अंदर जब शाहजहाँ जो है वो बीमार हो जाता है और फिर वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ जाती है। बीमार होने का रीज़न था स्ट्रैंग्यूरी, मतलब आपको जब आप यूरिनेट करते हैं तो आपके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लेमेशन होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार ब्लड ड्रॉपलेट्स भी आते हैं, और भी छोटी मोटी बीमारी जो आपको ऑर्गन फेलर से होना शुरू होती हैं इस एज के अंदर, वो उसको होना शुरू हो गई थी और एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया था। एक दो ग्रुप्स बने थे, मैंने इस बारे में डिटेल बात करी है रोशनारा बाग या रोशनारा की वीडियो में, आप उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। सो 1657 के बाद बेसिकली सारी चीज़ें हुई और हर एक बंदा जैसे शाह शुजा था या मुराद बख्श था या औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब को छोड़ के लगभग सभी ने अपनी अपनी जो उनको जहाँ जैसे स्टेट के गवर्नर बने हुए थे उन्होंने उस कहा कि यार ये जो है ना मेरी स्टेट है, मैं यहाँ का किंग स्लैश एम्परर हूँ। तो मतलब जहाँ पे वो एज अ प्रिंस या एज अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर काम कर रहे थे,
उन्होंने अपनी टेरिटरीज घोषित कर दी। औरंगज़ेब वॉज स्मार्ट, औरंगज़ेब ने कहा कि यार मेरे को तो पूरा एम्पायर चाहिए, मैं इसमें खुश नहीं होने वाला, और उसने बहुत ही आई विल से थॉटफुली और कंसिडरेटली काम किया, प्लान किया, स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया, और फाइनली वो मुगल एम्पायर उसने जीत भी लिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं। जैसे बैटल ऑफ सक्सेशन छिड़ जाता है तो बैटल ऑफ धर्मर्थ होती है, जो कि शाहजहाँ की फोर्सेस होती हैं उसके और औरंगज़ेब की फोर्सेस के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें औरंगज़ेब कम्प्लीटली विक्टोरियस रहा था। ये 15 अप्रैल से शुरू हुई थी 1658। काफ़ी गर्मियों वाला टाइम था उस वक्त, और राजा जसवंत सिंह जो था उसके पास ये ऑर्डर्स थे शाहजहाँ की कि यार आपको सुलह करवानी है, लड़ाई नहीं करवानी। बट when you have been pitted against a person like Aurangzeb, you don't really have much of an option. Either you will get killed or he will get killed, right? But if you will have sort of a lame heart, or you will be a weak-hearted person, that it's all right, we're going to negotiate a truce. You know what? A truce will only result in your death and not his, and that is exactly what happened as well. Jaswant Singh lost or Raja Jaswant Singh lost the battle. It was a completely decisive battle जिसको औरंगज़ेब ने बहुत ही ईजिली जीत लिया था, और राजपूत यहाँ पे इसलिए भी हार गए थे मेजरली क्योंकि वो इंटरनली डिवाइडेड थे। तो दैट वाज समथिंग विच गॉट प्लेड नॉट सो मच इन द फेवर ऑफ दीज पीपल। फिर आती है बैटल ऑफ सामरगढ़। ये वो बैटल है गाइस जो एक्चुअल में आप बैटल ऑफ सक्सेशन कह सकते हैं, जो कि दारा शिकोह, जहान आरा और शाहजहाँ एक साइड पर थे, और दूसरी साइड पर थे मुराद बख्श और औरंगज़ेब और रोशन आरा। तो फाइनली औरंगज़ेब जो था उसकी जीत होती है इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बैटल है, आपको मालूम होना चाहिए। सी बैटल ऑफ सामरगढ़ जो है, सामरगढ़ एक जगह है गाइस जो आगरा से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। सो वहाँ पर बैटल लड़ी गई थी। दारा शिकोह के पास वर्ल्ड क्लास कैनन्स थी। कैनन्स कहाँ से आई थी? कैनन्स आई थी आपके पास जयगढ़ फोर्ट से। वो लोग जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट गए, उनको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कैनन है वो इंडिया के पास है, वो नाहरगढ़ या जयगढ़ फोर्ट जो भी है उसके अंदर है। मैंने उसको पर्सनली देखा है, एंड आई लव दैट थिंग। आई मीन इट्स सच अ ह्यूज कैनन कि उसको एक ही बार चलाया गया था। कैसल के पूरा का पूरा जो दीवार थी, एक पर्टिकुलर पोर्शन था उसके अंदर क्रैक डेवलप हो गए थे, और उसका जो एक हेड था वो 35, ऐसा बोलते हैं 35 माइल्स या 35 किलोमीटर्स अवे जाके गिरा था, जो कि वॉज अ ह्यूज डिस्टेंस। सो जयगढ़ फोर्ट से कैनन आने का मतलब आप समझ सकते हैं, इट वॉज समथिंग इन पावर, यू नो, बट पावर इज़ नॉट ऑलवेज एवरीथिंग, लाइक द वे विल गेट टू सी। सो इसके अलावा जैम्बुरेक्स थे स्विवल गन्स के साथ। इसकी मैं फोटोग्राफ डाल दूंगा ताकि आप देख सकें कि जैम्बुरेक क्या होते हैं। स्विवल गन्स घोड़ों के ऊपर उसको लगाया गया था कई बार, या जो जानवर थे उनके ऊपर लगाया गया था। स्विवल होता है बेसिकली आप उसको एक एंगल पे, एक आग पे मोड़ सकते हो और शूट करना शुरू कर सकते हो। तो उस वक्त गन्स हुआ करती थी, लेकिन आज के फॉर्म्स में अगर आप देखेंगे तो यू विल बी क्वाइट डिसअपॉइंटेड। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सिपॉयज़ थे, जो सिपाही थे, उनके पास मस्केट्स थी, और जो उससे गोली चला रहे थे ऑफकोर्स दुश्मनों के ऊपर, और कैनन्स भी उनके पास थी। और जो औरंगज़ेब था उसने भी बिल्कुल सेम मनूवर किया हुआ था, बिल्कुल सेम चीज़ें जो थी औरंगज़ेब ने वो अपनाई थी, जो कि दारा शिकोह की आर्मी ने अपनाई हुई थी। यहाँ पर औरंगज़ेब जो था उसकी टैक्टिक्स, वॉर टैक्टिक्स जो थी उसके पावर में प्ले करती हैं, उसके फेवर में प्ले करती हैं। किस तरह से करती हैं? आई विल टेल यू। सी औरंगज़ेब वॉज वेरी आई विल से अ वेरी cunning strategist. He knew what he had to do, and he had so much of experience of warfare under his belt that it was almost very difficult to defeat him, almost impossible I would rather say. So उसके पास कुछ great लोग थे, जैसे कि मीर जुमलादी सेकंड जो था उसको और भी मालूम था कि वॉरफेयर कैसे लड़ा जाता है। उसने जो पूरी बैटल फील्ड थी उससे 2-3 रात पहले उसने कुछ ऐसे प्लेसेस ढूंढ के निकाला जहाँ पर उसने अपनी कैनन्स फिक्स कर दी। सबसे बड़ी कैनन्स थी दारा शिकोह की आर्मी के पास, लेकिन जो स्मार्ट वर्क किया वो औरंगज़ेब की आर्मी ने किया कि हम सरप्राइज अटैक्स देने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ा उनके पावर में उन्होंने ऐड किया है, वैल्यू एडिशन करी। अब हम बात करते हैं कि जब औरंगज़ेब और दारा शिकोह जो अपने हावड़ा एलिफेंट्स के ऊपर बैठे हुए थे तो उनके पास क्या था? उन दोनों के पास मैच लॉक राइफ़ल्स थी। मैच लॉक राइफ़ल्स उस वक्त की स्टेट ऑफ द आर्ट थी, और आप जानते हो कौन सी कंट्री से आई थी? दे वर फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी हमेशा से एक लीडिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को में हमेशा से आगे रहा है, बहुत पहले से, आज से नहीं है, पिछले 100 साल से नहीं है, जब नाज़ीज़ आए थे तब से नहीं, उससे बहुत पहले से दे हैव बीन ट्राइंग टू यू नो एडवांस इन टेक्नोलॉजी टू वॉट एवर एक्सटेंट दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल। नाउ मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कार्ड के अंदर ज़्यादा मेमोरी नहीं बची हुई है, सो आई डोंट वांट कि यू नो बीच में काम ख़राब हो जाए। मेरे पास एक्स्ट्रा कार्ड्स तो हैं लेकिन फ़िलहाल नहीं है। एज अ रिज़ल्ट थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा हैप्पी नहीं हूँ इस वीडियो के साथ। मेरे को चाहता हूँ मैं थोड़ी और वीडियो स्लो हो जाए,
तो थोड़ा इसमें ज़्यादा आई थिंक हम डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। एनीवेज तो होता क्या है, जब ये फ़ाइट शुरू होती है दोनों की दोनों, दारा शिकोह और औरंगज़ेब जो होते हैं वो अपने हावड़ा एलिफेंट्स के ऊपर बैठे होते हैं मैच लॉक्स के साथ, राइफल्स के साथ, और औरंगज़ेब के पास बहुत ज़्यादा वॉरफेयर लड़ने का एक्सपीरियंस था, लेकिन किसी भी तरह से आप नहीं कह सकते कि इस पर्सन दारा शिकोह के पास कोई भी एक्सपीरियंस था। ही वॉज़ वेरी मच इनटू राइटिंग थिंग्स। उसने वेद्स और उपनिषद को ट्रांसलेट किया था अरबिक के अंदर, उर्दू के अंदर और बाकी पर्शियन लैंग्वेजेस के अंदर भी। सो he had to lose the war. I mean, no matter how much we have a lot of love for a person like Dara Shicoh, he will always he had to lose because उसके पास कोई experience नहीं था, उसका दिल कमज़ोर था, ये होना ही था। So what I want to tell you is कि उसने क्रिटिकल मिस्टेक करी थी। क्रिटिकल मिस्टेक यहाँ पर ये थी कि वो लड़ाई के बीच में अपने हावड़ा एलिफेंट से नीचे उतर गया था। एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या कि जो हावड़ा एलिफेंट था उसके पास कोई ओनर नहीं था, तो हावड़ा एलिफेंट पीछे भाग गया, उसने बैटल फील्ड को छोड़ दिया। और ये उस वक्त हुआ था जब औरंगज़ेब की आर्मी कहीं ना कहीं हार रही थी, लेकिन एक क्रिटिकल ब्लंडर जो था वो उसने किया, और उसकी जो खुद की आर्मी थी दारा शिकोह की, उसने कहा कि हमारा जो लीडर है वो कहाँ गया, शायद वो मारा गया, तो उसकी खुद की जो आर्मी थी वो उसको छोड़ के भाग गई। इवन एक व्यक्ति था खलील उल्लाह खान के नाम से, ही वॉज़ वेरी पॉपुलर इन अ मैनर कि ही हैड ग्रेट स्ट्रैटेजीज इन वॉरफेयर, जो समझता था कि वॉरफेयर कैसे लड़ना चाहिए। सो वहाँ से कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है पूरी की पूरी बैटल का, और वो बैटल फाइनली दारा शिकोह हार जाता है। फिर वहाँ से वो दूसरी कंट्रीज़ में भागता है ताकि वो थोड़े से और रीइंफोर्समेंट्स लेकर आए, लाता भी है बट ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं, एंड फाइनली ही वाज एग्जीक्यूटेड लेटर ऑन। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये बहुत ही बड़ी बैटल थी, क्योंकि ये बैटल ठीक इसी मौसम में, जिस मौसम में वीडियो बना रहा हूँ उसमें लड़ी गई थी, बट फ़र्क यह है कि अभी जो बारिश हो रही है तो बारिश नहीं थी, उस वक्त बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर था। एज अ रिज़ल्ट काम जो था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और काफ़ी जो लोग थे वो बेचारे वैसे ही उनकी डेथ हो गई थी, उस हीट से ही डेथ हो गई थी। क्योंकि उस वक्त आप देखते थे, अगर आपने पहले की मूवीज़ देखी है, जैसे 300 मूवी देखी हो आपने, या फिर कोई और महाभारत जैसे सीरियल्स देखें, तो आपको मालूम चलेगा एक मेटल का पूरा क्रैवाट पहना करते थे, पूरा का पूरा एक कोट हुआ करता था, जिसमें आपकी हीट पूरी लॉक हो जाएगी और वो आपको वही किल कर देगी। मतलब बाकी लोग तो क्या ही मारेंगे, आप खुद ही अपनी गर्मी से मर जाओगे। सो दैट इज़ वन थिंग। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद होता क्या है। सी, सामरगढ़ की बैटल जब जीत ली जाती है तो उसके बाद आगरा फोर्ट पे झंडा लहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और यहाँ पर झंडा लहराना ज़रूरी इसलिए था कि औरंगज़ेब को अदरवाइज़ कोई भी अपना लीडर नहीं मानेगा। अगर उसे कोई लीडर नहीं मानेगा तो उसकी जो एम्परर बनना चाहता है वो सपना सिर्फ सपना ही रहने वाला है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आगरा फोर्ट में कौन था, रेड फोर्ट में कौन था उस वक्त उसका फादर था, दैट मीन्स शाहजहाँ, और अपने फादर को तो हिट नहीं करने वाला था। मतलब उसने कैद किया आगे जाके, एंड ऑल ऑफ दैट वी नो दिस फॉर श्योर, बट यू कैन नॉट किल योर फादर एटलीस्ट ऑन सम ग्राउंड्स ऑफ सैनिटी आई विल से। आप अपने पापा को ऐसे नहीं मार सकते। तो उसने क्या किया, वो बहुत आराम से हरा सकता था, लेकिन उसने आके उसने पूरा का पूरा जो आगरा फोर्ट का पानी था ना वो बंद करवा दिया, जो यमुना के किनारे से वो ले रहे थे। तो लगभग 1-1.25 महीना लगा था उन्हें, और पूरा का पूरा जो आगरा फोर्ट था, जो उनकी वाटर सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हो गई, और फाइनली उन्होंने गेट खोल दिया। उन्होंने कहा यार हमें पानी दे दो आप लोग, लेकिन हमें मतलब यू टेक द फोर्ट, यू टेक एवरीथिंग, बट वी जस्ट गिव अस सम वाटर बिकॉज वी हैव टू लिव। सो इस तरह से बहुत ही सिंपल प्लेन स्ट्रेट टैक्टिक लगाया कि पानी काट दो, लोग बेचारे खुद दरवाज़ा खोल देंगे अपना। तो उन्होंने जो आगरा फोर्ट के दरवाजे थे वो अपने आप उन्होंने खोल दिए, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि औरंगज़ेब वॉज विक्टोरियस। एक और नोटेबल इंसिडेंस यहाँ पर यह है कि जो खलील उल्लाह खान था, ही वॉज अ पर्सन जिसने खलील उल्लाह ने क्या किया था कि उसने वॉर हारने के बाद, दारा शिकोह के साथ था वॉर हारने से पहले या वॉर के वक्त तक, लेकिन उसके बाद उसने वो शामिल हो गया था औरंगज़ेब की आर्मी के अंदर, और उसने औरंगज़ेब की पर्सनल जो थी एलिजेंस स्वेयर की थी। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस ये है कि जो एक व्यक्ति था मुराद बख्श के नाम से, ही वॉज ऑल्सो ब्रदर। जैसे दारा शिकोह औरंगज़ेब भाई थे, वैसे ही मुराद बख्श भी एक भाई था उनका, जो कि औरंगज़ेब की साइड से लड़ रहा था। तो ये डिसाइड हुआ था, औरंगज़ेब ने लड़ाई लड़ने से पहले मुराद बख्श से ये बोला था कि जब हम दोनों जीत जाएंगे तो मुझे ना ये सब नहीं चाहिए टेरिटरी वगैरह। ही वॉज वेरी स्मार्ट। इफ़ यू हैव टू लुक एट औरंगज़ेब, ही वॉज द मोस्ट स्मार्टेस्ट एम्परर ऑफ ऑल टाइम्स व्हेन इट कम्स टू फ्रॉम द लेंस ऑफ मुगल पर्सपेक्टिव। तो उसने क्या किया कि उसने यार तू मुझे बस हम जीतना चाहिए, जो हो रहा है गलत है, और तू चाहे सारा का सारा इसके बाद लैंड ले लियो, सारा मुगल एम्पायर तू ले लियो, लेकिन जो हो रहा है इसमें तू सपोर्ट करना चाहिए। तो उसने मुराद बख्श की हेल्प ली, उसने बहुत मीर जुमला दी सेकंड जैसे लोगों को उसने अपनी आर्मी में मिलाया, और फाइनली वो वहाँ से विक्टोरियस हुआ, फाइनली वो वहाँ से जीता। तो उसने क्या किया, एक डेट आप याद रखिएगा, 7th of July
1658 7 जुलाई 1658 को उसने अपने भाई मुराद बख्श को, एक पार्टी हुई थी वॉर जीतने के बाद कि अब तुम जीत गए सामरगढ़ की बैटल, तो अब खाते पीते हैं। और औरंगज़ेब वॉज अ पर्सन हु नेवर ड्रैंक इन हिज लाइफ, उसने कभी दारू नहीं पी थी किसी भी तरह से, वो इन सब चीज़ों के बहुत अगेंस्ट था। लेकिन उसने अपने भाई को जानबूझ के शराब पिलाई ताकि वो उसको लेटर ऑन अरेस्ट करेगा और फिर उसको ट्रायल किया जाएगा शरिया लॉ के हिसाब से, और उसको फिर बाद में जाके उसको फिर एग्जीक्यूशन होगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो पावर प्ले, इसको हम डर्टी पावर प्ले बोलते हैं। तो औरंगज़ेब ने वही किया, उसके ऊपर चार्जेस लगे ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट द इस्लामिक लॉ एंड टेनेट्स, और वहाँ से उसको गिरफ्तार करके ग्वालियर के फोर्ट में डाला गया। और 3 साल के बाद, ये बहुत शैम ट्रायल था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, बहुत गलत तरीके से औरंगज़ेब ने अपने भाई का कत्ल करवाया था, और उसका फिर 3 साल के बाद एग्जीक्यूशन करवा दिया गया था। जो एक लड़का था सुलेमान शिको के नाम से, जो दारा शिको का लड़का था, उसको भी उसने जहर देकर मरवा दिया था। तो ये थी बैटल सामरगढ़ की। अब हम आगे बात करते हैं उसके लॉ, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब की टैक्सेशन पॉलिसीज़ की, औरंगज़ेब की ब्यूरोक्रेसी की, औरंगज़ेब की किस तरह से वो अपना एम्पायर को चलाया करता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगज़ेब के वक्त जीडीपी हमारी कंट्री की 25% थी, 24% थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं इस बात को, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, इतनी ही हमारी जीडीपी थी। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब मुगल्स नहीं आए थे, जो सबसे पहला अटैक हुआ था हमारे पास, जो कि इस्लामिक इन्वेशंस होना शुरू हुए थे। प्रॉफिट मोहम्मद डाइड इन 632 में डेथ होती है। 570 में ही वॉज बॉर्न, 632 ही डाइड। उसके डेथ के आई थिंक 20-30 साल के बाद या 40 साल के बाद जो फर्स्ट इन्वेशन शुरू हो गया था, आई थिंक इट वाज मोहम्मद बिन कासिम जिसने पहला इन्वेशन शुरू किया था। और वहाँ उस वक्त हमारी जो वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन था, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी के अंदर, वो रफली 33-34% था। सो आप कह सकते हैं टेक्निकली जैसे इस्लामिक इन्वेशन शुरू हुए थे, हमारी जीडीपी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके नीचे आने लग गई थी। दूसरा यहाँ पे है कि जो हिंदू ब्यूरोक्रेट्स थे औरंगज़ेब के वक्त के अंदर 31% थे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी, या उसकी ब्यूरोक्रेसी में हिंदूज़ नहीं थे, ऐसा नहीं था, थे बट सिग्निफिकेंटली कम थे। क्योंकि अगर आप देखते हो औरंगज़ेब का, अगर आप रूल को कंपेयर करते हो विद दैट ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, यू विल गेट टू सी वन थिंग दैट इन द टाइम्स ऑफ अकबर इट वाज सिग्निफिकेंटली हायर। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा जब वो अपना रूल उसने इस्टेब्लिश किया, मुग़ल रूल में जब वो आके स्थापित हुआ था, तो उसने शरिया लॉ लगाया था। देखिए, किसी भी तरह से आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट इट इज़ अ हॉरिबल आइडिया इफ़ एनीबडी वांट्स टू एंड अप विद शरिया। वी नो व्हाट हैपेंस अंडर शरिया, इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। लेकिन जब मैं इन चीज़ों पर बात करता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली मेरा एक और चैनल है जिसको तो यूट्यूब ने पूरा टेक डाउन कर दिया था, बिकॉज मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ अच्छे नहीं लगे यूट्यूब को। आई वाज बीइंग वेरी ऑफेंसिव, बट आई पर्सनली थिंक दैट शरिया इज़ नॉट गुड आइदर फॉर द मुस्लिम्स और फॉर द नॉन मुस्लिम्स एज वेल। इसके बाद हम बात करते हैं बामिन बुद्धा की। बामिन बुद्धा, सी if you go into core tenets of or core Islamic beliefs, you'll get to see either you're a Muslim or you're not a Muslim. You can be Hindu, Christian, Sikh, Buddhist, whatever, but you are not a Muslim. That is the central thing. They have said it once and that is all about it. So what I want to tell you is कि जो भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, उसका कोई भी चीज़ जो है एज़ पर इस्लामिक चीज़ें गलत है। सो बामिन बुद्धा आपने शायद नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली उसके बारे में जानते होंगे। जो बड़े बड़े स्टैचूज़ जो तालिबान ने 2001 में तोड़े थे एट द ऑर्डर्स ऑफ ओसामा बिन लादेन, वो बामिन बुद्धा के स्टैचूज़ थे। अभी भी आपको कुछ जगह रॉक कार्विंग्स मिल जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली गॉन। सो बामिन बुद्धा से बहुत ज़्यादा खुंदक थी औरंगज़ेब को, बिकॉज उसको लगता था यार ये तो बड़ा ही अन इस्लामिक चीज़ें हैं, हम तो किसी तरह से मूर्ति की पूजा नहीं करते, या ये स्कल्पचर से सारी चीज़ें जो हैं ये गलत है। सी इस्लाम जहाँ पे पैदा हुआ था वहाँ पे मूर्ति बन भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रेत थी। वहाँ पे एट बेस्ट आप पेंटिंग कर सकते हो अगर आपके पास कुछ कलर्स होंगे तो, वरना तो आपको टेक्स्ट पे हैवीली रिलाई करना पड़ेगा। सो जो आपके पास नहीं है इसलिए वो ख़राब है, डज नॉट रियली मेक एनी सेंस, बट वाज मेकिंग सेंस टू सम पीपल, बिकॉज वंस यू मेक once you give anything the figure / garb of a religion, that is going to become ultimately very poisonous, that it will start to engulf you. Even if your number will be the last one, still you will be engulfed by that. That's one thing. And इसके अलावा हम बात करते हैं बामिन बुद्धा जो ओसामा बिन लादेन ने तोड़वाया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर आप विकीपीडिया पे आके सर्च करेंगे, ओसामा बिन लादेन was actually influenced, उसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे, उसमें से एक औरंगज़ेब भी था। So once they are doing this particular thing, they are very clear why they are doing that. So it's not good thing. People should understand that these are heritage, world heritage things, and बहुत लोगों ने बहुत मेहनत से कुछ बनाया होगा। आज अगर ताजमहल को आप उड़ा दोगे
तो कितना बुरा लगेगा लोगों को, क्योंकि वो एक्चुअली में है तो ब्यूटी ना, चाहे कैसा भी हो वो है तो ब्यूटी। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे कल्चर का नहीं है तो इसलिए मैं उसे उड़ा दूंगा। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग पर्सनली, इफ़ आई एम टू गिव माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट्स नॉट गुड। इसके अलावा हम बात करते हैं शरिया लॉ की। जब उसने लगाया था तो बहुत सारे ऐसे हिंदू जगहें थी जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, इंक्लूडिंग मुस्लिम किड्स एज वेल, जिसमें से टॉप नॉच जो थी वो मुल्तान की थी, वाराणसी थी एंड सिंध। इसमें जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उस वक्त के हिसाब से मिला करती थी, उन सबको उसने डिमोलिश करवा दिया और स्पेशल उसने लॉ इन्फोर्स कराए थे कि वो मुस्लिम्स जो यहाँ पे इन जगहों पर जाते हैं उनको तो पर्सनली आप एक प्रॉपर तरीके से साफ़ करोगे हमारी कम्युनिटी से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को गंदा कर रहे हैं। सो इससे हुआ कि आपने पूरी की पूरी एजुकेशन के सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से कंट्री खड़ी थी, आप उसको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो इन दी एंड आप करोगे क्या? आप जब तक लूट मारी करते रहोगे, लेकिन एक वक्त के बाद लूटने कुछ बचेगा नहीं, बिकॉज यू नॉट बिल्डिंग एनीथिंग, यू आर सिंपली ट्राइंग टू टेक ब्रिक्स ऑफ द वॉल एंड वन डे द हाउस विल फॉल डाउन। सो ये एक चीज़ है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो औरंगज़ेब था उसने अपने सूबेदार्स को एक बहुत एक्सप्लिसिट और एक्सप्रेस ऑर्डर्स दिए थे कि कोई भी ऐसा मुस्लिम जो मुस्लिम का ड्रेसअप नहीं करता। मुस्लिम का ड्रेसअप क्या है, यू नो दैट राइट? लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, मूछें नहीं होनी चाहिए, टोपी पहननी है आपको, कुछ लोग तो काजल भी लगाते हैं, एंड छोटा पजामा पहनना है आपको। उनके में है कि आपका पजामा या आपका जो भी पैंटालॉन है वो किसी भी तरह से ड्रैग नहीं हो सकती ज़मीन पे, टच भी नहीं होनी चाहिए। बुर्का पहनना है आपको, ये सारी चीज़ें करनी है। सो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज करी गई थी। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भी फील करते यार बहुत ज़्यादा हो गया है, हम इतना भी इन चीज़ों में नहीं जाना चाहते। क्या कर रहे हो आप? लोगों को आप कहीं ना कहीं उनके ब्रेन को बाउंड कर रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन इन द लॉन्गर रन। इफ एनीथिंग यू आर ट्राइंग टू क्रिएट पीपल दोज़ हू डोंट रियली हैव मच ऑफ इंटेलेक्चुअल साइड टू देम। सो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जीक्यूशंस की। एक सूफ़ी मिस्टिक था जिसका नाम था सरमद काशानी। ही वॉज अ मिस्टिक सूफ़ी। सूफ़ी लोग क्या करते हैं, सी इट्स काइंड ऑफ अ शुगर कोटेड वर्जन ऑफ इस्लाम, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ा सा उतने कट्टर नहीं होते हैं जितना कि एक कट्टर इस्लामिक इंडिविजुअल होता है। तो वो क्या करते हैं कि जब भी ऐसे लोग आए हैं जो इस्लाम में थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और जब भी उनका इनकाउंटर हुआ कुछ ऐसे लोगों के साथ जो औरंगज़ेब जैसे लोग होते हैं, औरंगज़ेब जैसे लोग इनका हमेशा एग्जीक्यूशन करवाते हैं और बहुत बुरी तरह से एग्जीक्यूशन होता है। मैं बात करूँगा एग्जीक्यूशन की लेटर ऑन, तो आप समझ पाएंगे कि एग्जीक्यूशन का मतलब एग्जैक्टली है क्या इन द टर्म्स ऑफ इस्लाम, इन द टर्म्स ऑफ पीपल लाइक औरंगज़ेब। फिर एक हमारे पास नोटेबल इंसिडेंस आता है गुरु तेग बहादुर का, जो कि 9th गुरु थे सिख्स के। इट वाज वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर in the history of both Sikhs and as well as Islam. So why? Because you are persecuting somebody is hating that he is the guru or he is, and he has done nothing wrong. कोई आपने वो गुरु कह रहा है ना, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया ना, वो कुछ ही बोलता रहे यार, it does not really matter. उसने गलत नहीं किया ना, तो you cannot execute somebody just because somebody is calling himself a guru or is able to attract masses to himself. He's having a great fan following. You cannot do that, but he was doing that. So उनकी भी एक स्टोरी बहुत अलग है, बहुत ही मिस्टेक स्टोरी है गुरु तेग बहादुर की। जब उनके पास कुछ कश्मीर के पंडित गए थे कि आप हमें बचा लो कि हमारा कंटिन्यूसली कन्वर्जन किया जा रहा है, तब एक शर्त रखी गई थी कि अगर आप मेरे को कन्वर्ट करा दोगे, वो दिल्ली आए थे बेसिकली इस चीज़ को बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए औरंगज़ेब के पास। औरंगज़ेब ऐसा व्यक्ति था, उसने कैद कर लिया गुरु तेग बहादुर को और उन्होंने कहा कि तुझे तो मैं कन्वर्ट करा के रहूँगा, नहीं हुआ तो मतलब, तो बहुत कुछ स्टेक पे था उस वक्त, अगर नहीं हुआ तो मेरी नाक कट जाएगी ना, ये चीज़ है। तो अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो बहुत सारे हिंदूज़ को भी कन्वर्ट होना पड़ता। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बहुत भारी हैवी चीज़ है। सो वो कन्वर्ट नहीं हुए, एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे सिख्स, बहुत सारे हिंदूज़ कन्वर्ट नहीं हुए और बच गए, एंड एज अ रिज़ल्ट हेरिटेज भी बच गया कहीं ना कहीं इंडिया का। सो फाइनली उनका एग्जीक्यूशन हुआ। एग्जीक्यूशन के बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज बहुत ही गलत एग्जीक्यूशन था, बहुत गलत तरीके से भी किया था, और जो उनके फॉलोअर्स थे जिनको खोलते हुए तेल के जला के मारा गया था, आई एम श्योर आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। समथिंग विच यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ, नो नॉट एट ऑल। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जब औरंगज़ेब जैसे जब लोग आते हैं जो कट्टर मुस्लिम्स होते हैं, ये हमेशा अपनी चीज़ें दूसरे पर थोपना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजन है जो पूरा साफ़ कर दिया इस्लाम ने, जब उन्होंने इराक़ और ईरान के ऊपर, जो बैक इन दोस्त डेज पर्शिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर ज़ोरास्ट्रियंस रहा करते थे। आई डोंट नो आप लोग ईरानी और पारसी से कितना जानते हैं, बट मैंने उनको स्टडी किया है। आई थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर वेरी
बिजनेस लाइक पीपल। अंग्रेज़ों ने कहा था एक बार पारसीज़ के बारे में, द बेस्ट पीपल टू वर्क विद इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आर द पारसीज़, या ज़ोरास्ट्रियंस इनको बोला गया है। नो, अरुणा ईरानी का अपने नाम सुना होगा, स्मृति ईरानी, ये वो लोग हैं। जॉन अब्राहम इज़ ऑल्सो, आई थिंक इज़ अ पारसी। और बहुत सारे और भी पारसी लोग हैं जिनको आपने देखा होगा। रतन टाटा इज़ अ पारसी। या फिर एक पूना वाला आया था जो जिसने वैक्सीन बनाई थी कोविड की, उस बेचारे को भगा ही दिया हमारी कंट्री से। लेफ्ट और स्यूडल लिबरल हमारी कंट्री में इतना एक्टिव है, उसने भगा ही दिया कि तू यहाँ से निकल जा, इस कंट्री को मरने दे। सो वो भी एक पारसी ईरानी ज़ोरास्ट्रियन है। आप उनके बारे में पढ़ के देखना। दे हैव ऑलवेज हेविली कॉन्ट्रीब्यूटेड इनटू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड आई एम वेरी प्राउड दैट वी बिलोंग टू सच अ लैंड। सो उन्होंने, उनका जो एक फेस्टिवल होता है नौरोज़ के नाम से है, उन्होंने उसको भी मना कर दिया। दिवाली पे, दशहरा पे, सब पे बैन आ गए थे। और इसलिए हो रहा था क्योंकि आप लोग इस्लामिक नहीं हो, समथिंग ऑफ अ रिलीजियस बिगेटरी। सो इसीलिए जब आप एज अ पर्सन, जब आप इस्लाम के अंदर औरंगज़ेब को चूज़ करते हो, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशंस वाज ही हैविंग फॉर अ पर्सन हु वाज अ नॉन मुस्लिम। उसका जीना हराम हो गया बेचारे का। So it is something that I do not subscribe to. I think majority of people, those who are in their right frame of mind, must not also subscribe to. If you do subscribe to such ideologies, बहुत नुकसान होता है यार, दोनों का बहुत नुकसान होता है। मैं पर्सनली ज़्यादा कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन जिनके साथ हुआ है आप इनको उनसे पूछ के देखिए। कश्मीर के जो लोग बेचारे डिस्प्लेस हो गए, आज झुग्गियों में रह रहे हैं, यू शुड एटलीस्ट नो अबाउट देम। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते ना, आपको मालूम तो होना चाहिए कम से कम। दैट इज़ वन थिंग। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग इसने रीएमिट करी थी। कुछ ऐसे 80 लॉन्ग स्टैंडिंग टैक्सेस थे जो कि सिर्फ मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एम्प्लॉय होने थे, वो उसने कर दिए। करे कैसे? आपको एक बहुत अच्छी मूवी है जिसका नाम था जोधा अकबर, 2008-9 में आई थी। और इस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि जजिया हटा दिया जाता है। जजिया एक बहुत ही ख़राब टैक्स है जो कि लगाया जाता है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। लगाया इसलिए जाता है, सिर्फ लगाने का रीज़न ये है कि यू आर नॉट फ्रॉम आर आइडियोलॉजी, दैट इज़ वाई यू हैव टू पे टैक्सेस। सो जजिया लगाया जाता है। तो जजिया का मतलब ये नहीं है कि आप पे लगा दी तो आप जाके जजिया दे दिया। जजिया का मतलब होता है कि आपको जजिया लगाया गया है और आपको पर्सनली पैदल चल के जाना पड़ेगा उस बंदे के पास, जो कि ऑब्वियसली ही हैड टू बी ए मुस्लिम हु इज़ कलेक्टिंग द टैक्सेस। अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसके अंदर खामियां आनी शुरू हो जाएंगी, वो हलाल नहीं रहेगा कहीं ना कहीं। सो आपको जाना पड़ेगा और कुछ कुरानिक वर्सेस जो होते हैं वो आपको रिसाइट करने पड़ेंगे एंड देन यू आर ओनली अलाउड टू पे जजिया। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में नौकर है तो जाके जजिया दे दोगे। जजिया आपको पर्सनली जाकर देना पड़ेगा, नौकर को भी देना पड़ेगा, मालिक को भी देना पड़ेगा। सब आर सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई भी हायरार्कीज़ नहीं है किसी भी तरह से। सो जजिया रीइम्पोज किया गया था लगभग 100 सालों के बाद। हिंदूज़ पे जो टैक्स था वो 5% था, मुस्लिम्स पे टैक्सेस 2.5% थे। इन जनरल जो भी टैक्सेस थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इस पूरे से होता क्या है कि आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम पीपल से यार व्हाई टू पुट अप विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा है कि हम जो है हिंदू से मुस्लिम्स बन जाते हैं, या हम सिख से, या वट एवर रिलीजन वी आर फॉलोइंग, वी शुड रादर गिव इट अप एंड वी शुड बिकम मुस्लिम्स। सो ये सारी चीज़ें करना कहीं से भी किसी को भी शोभा नहीं देता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब की। एक जाट रिबेलियन हुई थी। जाट रिबेलियन के अंदर था 1670 के अंदर एक जाट रिबेलियन हुई थी मथुरा के अंदर। और देखिए जब भी रिबेलियन होती है, जब भी वॉर होती है तो लोग मारे जाते हैं, बट औरंगज़ेब ने इसका बदला कैसे लिया था? अभी अजान हो रही है, आई थिंक यू कैन लिसन टू अजान राइट नाउ। इसके पास 2-3 मॉस्क हैं, मुझे इतना मालूम है। So most of the times you can listen to the voice of azan coming from some or the other mosque there. Anyways, so औरंगज़ेब ने इसका बदला कैसे लिया? औरंगज़ेब ने इसका बदला लिया, औरंगज़ेब ने अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर 30,000, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, 30,000 हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। इसमें से कुछ प्रोमिनेंट हिंदू टेम्पल्स भी थे जहाँ पे एक्चुअली में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जहाँ पर बहुत वक्त से बहुत सारे फॉलोअर्स आया करते थे। आप इन जगह को ऐसे नहीं तोड़ सकते। इमेजिन समबडी डिस्ट्रॉइंग मेका, समबडी डिस्ट्रॉइंग वन ऑफ योर होलीएस्ट श्राइन, दंगे हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त नहीं किया क्योंकि उस वक्त हमारा रूल नहीं था, उस वक्त आपका रूल था और आपने जिस तरह से करना चाह कर दिया। दिस इज़ समथिंग आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडियोलॉजीज़ एंड आई डोंट थिंक दैट एनीबडी शुड बी सब्सक्राइबिंग दिस आइडियोलॉजीज़ इन एनी सेंस व्हाटसोएवर। सो यहाँ पे आपको एक 2-3 मैं नाम ले लेता हूँ। एक है केसावा देव टेम्पल, इसको तोड़ा गया था और इसकी जगह ईदगाह बनवाई गई थी। गाइस ईदगाह, जिसने नहीं जानता ईदगाह के बारे में या जिसको नहीं पता है, आप एक बार फिल्मिस्तान से थोड़ा आगे रास्ता जाता है, वहाँ पे जाके ईदगाह देख के आओ। मेरे मामा जी बताया करते थे कि एक टाइम था, अब तो उसकी बाउंड्रीज़ हैं, मतलब इट्स लाइक 20-25 फीट लंबी बड़ी बाउंड्रीज़ है। एक टाइम में बाउंड्रीज़ नहीं थी,
जब ईद आया करती थी वहाँ पे बहुत सारे जानवर कटा करते थे, जानवर के कट कट के करने से पहाड़ बन जाया करता था जानवरों का, और वो बेचारे जानवर इतने काट देते थे कि उसका खाने कंजम्पशन नहीं है उतना, लेकिन जानवर तो कट गए बहुत सारे के सारे, वो बेचारे लाशें सड़ती थी वहाँ पर। आई एम नॉट इवन मेकिंग इट अप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे मामा जी या मेरे जो नानी थी वो वहाँ रहा करते थे, ये क्लोज टू रोशनारा बाग, गुलाबी बाग, वहाँ रहा करते थे। सो दे हैव सीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो वो बताया करते हैं। तो आई थिंक क्या फ़ायदा है सारी चीज़ें करके। हमारा एक रिलीजियस प्लेस को आप तोड़ के अगर वहाँ पे स्लॉटर कर रहे हो, एनिमल काउस को स्लॉटर कर रहे हो, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पीपल शुड रिफ्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज़, एंड इफ़ यू डोंट, या फिर तो भगवान ही मालिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और जो टेम्पल्स वो तोड़े गए थे। कुछ टेम्पल्स जो थे, जैसे खंडेला में टेम्पल थे, उदयपुर में थे, चित्तौड़ में और जोधपुर में जो टेम्पल्स थे, इन सबको तोड़ा गया था। अब हम फाइनली बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ओपोनेंट्स। सी, औरंगजेब was very notorious when it came to the execution of people. What he did was, एक नाम आता है हमारे पास छत्रपति शिवाजी, लेकिन कितने लोगों ने नाम सुना छत्रपति संभाजी के नाम से? बहुत कम लोगों ने, इसलिए क्योंकि उनको इतना रेफरेंस नहीं दिया गया हिस्ट्री के अंदर। बट व्हेन ही वाज, एक प्रीटेक्स्ट लिया था औरंगजेब ने कि तूने अपने रूल के अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, एज अ रिज़ल्ट अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो जब उसको कैद किया गया तो उनके साथ क्या किया गया, उनके जो नाखून होते हैं उनको निकाल लिया गया था, उनकी उंगलियों को तोड़ दिया गया था, उनको बहुत मारा पीटा गया था। ये सब कुछ कैप्टिविटी में हो रहा था। फाइनली चम्मच को गर्म करके, चाकू को गर्म करके आंखें निकाल ली गई थी। जिस तरह से आप आइसक्रीम निकालते हो ना एक स्कूप से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आंखें निकाल ली गई थी। और बहुत एक्सट्रीम टॉर्चर काफ़ी वक्त तक चला था। उसके बाद ही डाइड बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस, बिकॉज ऑफ द शेयर पेन दैट ही वॉज फीलिंग ऑल थ्रू आउट इन हिज बॉडी। उसकी वजह से डेथ हुई थी। डेथ इसलिए नहीं हुई थी कि उनको जेन्युइनली मार दिया गया। टॉर्चर इतना कर दो बंदे को कि बंदा ही मर जाए। एक ये थे छत्रपति संभाजी महाराज। दूसरे जो थे हमें पता है गुरु तेग बहादुर, विल नॉट टॉक अबाउट हिम। एंड लास्टली इज द डेथ ऑफ औरंगजेब। डेथ बहुत मिस्टीरियस है। 1707 के अंदर डेथ होती है, लेकिन 1681 के अंदर एक फितूर चढ़ा था औरंगजेब को कि मैं डेक्कन को कॉन्कर करके रहूँगा। एक लाइफ लॉन्ग ऑब्सेशन होता है ना, जो चढ़ जाता है आपके दिमाग पे, फिर आप उसको करने की कोशिश करते रहते हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस अंडर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो औरंगजेब व्हाट ही वाज डूइंग वाज ही हैड दिस मूविंग कैपिटल। आप डेक्कन जा रहे हो, दिल्ली छोड़ के आप साउथ में जा रहे हो, वो भी बैक इन दोज डेज, आज से 300-400 साल पहले। आपको क्या लगता है बहुत इजी प्रोसेस रहा होगा? बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। प्लस आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हो, आप अकेले नहीं जा सकते। सो लगभग 10 लाख, ऐसा बोला था 10 लाख 15 लाख जो थी उसकी एक आर्मी थी, या इतने लोग थे उसकी आर्मी के अंदर, और एक मूविंग कैपिटल की तरह थी वो यहाँ से वहाँ जब जाती थी तो उसका जो सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस इज लाइक द आउटर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल, वो आपका 30 माइल्स, इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो 48 किलोमीटर्स के आसपास आता है, 50 किलोमीटर्स आता है रफली स्पीकिंग। सो इतनी लंबी आपको सर्कमफ्रेंस थी उस पूरे के पूरे उसकी आर्मी की, जो कि एक मूविंग कैपिटल की तरह थी। कभी यहाँ पे वो अपने कैंप कर रही है, कभी अपने आप को वहाँ कैंप कर रही है, और उसके अंदर लगभग 250 बाज़ार्स थे, मूविंग बाज़ार थे। सो हम बात कर रहे थे कि उसकी आर्मी में क्या क्या चीज़ें थी। 250 बाज़ार्स थे, मूविंग बाज़ार्स, 50,000 कैमल्स और 30,000 एलिफेंट्स, स्पेसिफिकली ट्रेंड वॉर एलिफेंट्स। जब हम इतने बड़ी और 10-15 लाख लोग, उसमें से 2-3 लाख लोग, ज़्यादा इनफैक्ट 4-5 लाख लोग के आसपास हमेशा ट्रेंड सोल्जर्स हुआ करते थे। सो इन सबको फीड करना कॉन्स्टेंटली जब आप रन के ऊपर हो, इट बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट। वॉर अगर आपने कभी पढ़ी हो, जैसे मैंने एडोल्फ हिटलर को बहुत स्टडी किया है, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत स्टडी करी है, आई टेल यू वॉर इज़ एन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस जिसको सर्वाइव अगर आपने कर लिया तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। यूजुअली लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो इन सब लोगों का खाना पीने का जुगाड़ करना, डेफिकेशन का जुगाड़ करना रोज़ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो इसीलिए भूखमरी से, फेमिन से लोग बहुत मरे थे। बिबॉनिक प्लेग के बारे में पढ़ना आप, जो रॉडेंट से यूजुअली होता है, चूहों से हो जाता है, बहुत बुरा प्लेग होता है, बहुत तड़प के जान जाती है इसके अंदर, वो बहुत फैला था। और कहीं ना कहीं लोग भी ओवरवेल्म फील कर रहे थे, लेकिन जब ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं तो वो फॉलो होने चाहिए। मिलिट्री के अंदर तो ये स्टाइल है। सो एक वक्त ऐसा आया था कि हर साल लगभग 1 लाख लोग एट द मिनिमम मरते थे, जो कि फिर 1 लाख लोग जैसे ही मरे, आर्मी के मरे या ओवरऑल मरे, फिर वो कैपिटल से बुलवा ले जाते थे कि यार 1 लाख लोगों के हमें रिप्लेनिश करना है। और
ये सब मुग़ल एम्पायर के तहत जब अपने एक्सपेंशन करा डेक्कन के अंदर, तभी सारी चीज़ें हुई। 26 साल तक ये लगातार चलती रही। और मुग़ल एम्पायर एट द हाइट ऑफ द इम्पीरियल कॉलोनाइजेशन अंडर the leadership of Aurangzeb, it was covering 4 million square kilometers of area. And it is also astonishing that the highest point of imperial colonization under the rule of Emperor Aurangzeb also somehow magically coincided with the downfall of the entire empire itself. जब सबसे highest point पे मुग़ल एम्पायर खड़ा था, उसी वक्त उसका डाउनफॉल होना भी शुरू हो गया। वी नो इट। 1707 के बाद कोई भी इफेक्टिव लीडर कभी नहीं आ पाया। एक ही आया था सिर्फ, वो भी इफेक्टिव नहीं था। आई विल से मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से आया था। उसका रूल 30 साल तक चला था, बट वो रूल ऐसा था कि बस लुटाई जा रहा है चीज़ों को, उससे रूल करना आया ही नहीं। सो अगर हम औरंगज़ेब का रूल देखते हैं इन कंपैरिजन दैट ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, जो उसके पहले के लोग थे, वो खर्चा बहुत करते थे, मतलब अयाशी में, जुगाड़बाजी में। औरंगज़ेब ने कभी सारी चीज़ें नहीं करी। औरंगज़ेब की 4 ही शादियाँ हुई थी और हरम भी इसका एक अलग था, इसको प्यार भी हुआ था अपनी कॉन्क्यूबाइन से। ये सारी चीज़ें अलग है, बट इसने कभी वैसी अयाशी नहीं करी जो इस्लाम के अगेंस्ट जाती है, जैसे शराब पीना या फिर म्यूज़िक सुनना। इसकी एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की, ब्यूटीफुल सी डॉटर थी यार, जिसकी मैंने इतनी तारीफ़ सुनी है टेक्स्ट के अंदर ऑफ कोर्स, कि ज़ेबुन निसा उसका नाम था। मैं पर्सनली उसकी तरफ ड्रॉन हूँ। एंड लेट मी नो, अगर आप उसकी स्टोरी सुनना चाहोगे। उसकी स्टोरी सुनने के लिए मुझे एक लोकेशन को देखना पड़ता है अच्छा सा, जहाँ पे जाके मैं उसकी स्टोरीज आपको सुना सकूँ, बिकॉज ऐसे ही एक स्टूडियो में शूट करके मेरे को मज़ा नहीं आता पर्सनली। सो मैंने वैसे एक जगह देख रखी है उसके लिए, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हाई सिक्योरिटी काइंड ऑफ एन एरिया। सो ज़ेबुन निसा वॉज अ गर्ल जो उसको गाने का बहुत शौकीन था, जिसका नाम उसने मैकफ़ी के नाम से उसने रखा होता। आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बट मैकफ़ी द हिडन वन इसका मतलब होता है उर्दू के अंदर। तो लिखा करती थी बहुत सारी अच्छी पोएम्स। जब मालूम चला था औरंगज़ेब उसके बारे में, तो उसने अपनी बेटी को कैद करवा दिया, जिससे वो एक वक्त पे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसको सिर्फ इसीलिए कैद करवाया गया क्योंकि वो इस्लामिक टेनेट्स के अगेंस्ट जा रही है। एनीवेज, फाइनली जब हम बात करते हैं 1705 तक आते आते एम्परर औरंगज़ेब कहीं ना कहीं वो भी फील करता है यार कि आई डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो उसके रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं जो उसने अपने बेटे को बोले थे कि आई केम अलोन एंड आई विल गो अलोन एज अ स्ट्रेंजर। आई डू नॉट नो व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। आई मीन आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, बट द मीनिंग इज़ प्रीटी मच क्लियर कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं नहीं जानता। मैं एक स्ट्रेंजर की तरह यहाँ पर आया था और मैं वैसे ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं इतने वक्त से जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें आपको तभी याद आती हैं, तभी फील होती हैं जब आप लोग अपने डेथ बेड पर होते हो और आपके पास सोचने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। अगर आपकी एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो किसी को क्या मालूम चलेगा, या यंग डेथ में नहीं पता लगता है। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का, तब आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली समझते हो। और प्रॉपर्ली इन सारी चीज़ों को समझने के बाद एवेलुएट करते हो, असेस करते हो, आप कहते हो यार गड़बड़ होगी लाइफ में, ये सब चीज़ें तो अवॉइड भी हो सकती थी। बट जब आपके अंदर जवानी की गर्मी होती है ना, तभी चीज़ समझ में नहीं आती है। सो 1707 के अंदर फाइनली उसकी डेथ होती है और ही वॉज़ द एज ऑफ 88। यकीन करो दोस्तों, जब मैं ये बोल रहा हूँ, उसकी एक ऐसी डेथ थी जो नॉट ओनली हिंदूज़ बट ऑल्सो मुस्लिम्स वर वांटिंग हिम टू डाई। दिस इज़ प्रीटी मच यूनानिमस। बहुत ही हार्डकोर जो मुस्लिम्स रहते हैं उनका मैं नहीं कह सकता हूँ, बट उसने सभी की लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी थी और कॉन्स्टेंट वॉरफेयर जो था उससे इकॉनमी भी ख़राब हो रही थी पूरी की पूरी। सो जितनी भी फाइनली उसको विक्ट्रीज़ मिली थी, मुग़ल विक्ट्रीज़ जो साउथ में हुई थी, वो काफ़ी हद तक पायरिक विक्ट्रीज़ थी। पायरिक इज़ PYRR, Pyrrhic. I think it's PYRRHIC. It has to be like this. Let me just have a look at this spelling. Yeah, PYRRHIC is Pyrrhic victory. और इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बैटल में जितना जीता उससे तो आपने उस बैटल को करने में गवा दिया। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पायरिक विक्ट्री। सो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही औरंगज़ेब को फ़ायदा हुआ और ना ही जो उनके ओपोनेंट्स थे उससे वो कोई फ़ायदा उठा पाए। सो सबके लिए वो ख़राब था। फाइनली 1707 3 मार्च 1707 में उसकी डेथ हो जाती है और उसने ये बोला था कि मेरी जो डेथ के बाद जो मेरे पैसे हैं, हार्ड एंड मनी हैं, 300 रुपये जो मैंने अपनी पर्सनल सेविंग्स हैं उसको डोनेट कर दिया और उसी से मेरी कब्र बनवाई जाए। सो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो 300 रुपये ज़रूर थे उसके पास एज सच, लेकिन मैं नहीं मानता कि जो 300 रुपये थे वो उसकी पर्सनल सेविंग्स थे और वो बड़ा खुददार इंसान था। ये बात इसलिए नहीं मानता हूँ मैं क्योंकि आपके इशारों पे पूरा एम्पायर चल रहा है, आप जो चाहते हो वो हो रहा है दुनिया के अंदर। तो 300 रुपये की जो चीज़ है ना, ये बहुत मिसलीडिंग चीज़ें होती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी आप में से बिलीव करे इसके अंदर। आप राजा हो, आपके पास सब कुछ है यार, आप 300 रुपये के गीत इसलिए गाते हैं हिस्टोरियंस ताकि वो फेक नरेशंस आपके सामने रख सकें, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। फाइनली उसकी जो ग्रेव थी वो औरंगाबाद खुलदाबाद
नाम की एक जगह है औरंगाबाद के अंदर, वहाँ पे एक बहुत ही मॉडेस्ट और ओपन एयर ग्रेव बनाई गई थी। वो ग्रेव सच में मॉडेस्ट थी। आज के वक्त की ग्रेव अगर आप देखेंगे वो गलत ग्रेव है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने वाइट मार्बल से उसको प्रॉपर्ली सीमेंट वगैरह लगा के अच्छे से उसको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, लेकिन एक्चुअल में इस्लाम के अंदर हराम माना जाता है। फर्स्ट ओपन एयर ग्रेव ही होनी चाहिए, आपके ऊपर सनलाइट, आपके ऊपर रेन, आपके ऊपर कुछ भी है वो आपके डायरेक्टली ग्रेव पे पड़ना चाहिए एज़ पर इस्लामिक टेनेंट्स। और जब भी आपको डेथ के बाद आपको सीधा लिटाया नहीं जाता, अगर एक्चुअली हम इस्लामिक टेनेंट्स में जाएंगे तो आपको करवट लेके ऐसा लिटाया जाता है कि आपको जो मुंह है वो हमेशा मक्का की तरफ हो। सो बड़ा सेंट्रलाइज फीचर है इस्लाम के अंदर। सो लेकिन यूजुअल लोग, अब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता जितना मैं समझ पाया हूँ। और मॉडर्न एयर ग्रेव थी, आज के वक्त जो ग्रेव है वो वैसी नहीं दिखती थी, उस वक्त वो मॉडेस्ट ज़रूर थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट औरंगज़ेब। आपका 1 मिनट लूँगा मैं औरंगज़ेब के और से कैरेक्टर को डिस्कस करने के लिए फर्दर। सी, औरंगज़ेब वॉज अ वेरी not a good person at all. He was a religious bigot. He was a person who was responsible directly for the killing of, at least in recorded history, it has been said he killed about 50 million people, those who were non-Muslims. Just because they were non-Muslims, they got killed. And कहीं ना कहीं religion अब हमारे लिए obsolete है। religion हमारे लिए ज़रूरत नहीं रखता बिल्कुल भी। धर्म रखता है। सो धर्म का मतलब क्या होता है, या धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है, चीनी का धर्म क्या है? मीठा करना। नमक का धर्म क्या है? नमकीन करना। अगर आप चीनी के डब्बे के ऊपर लिख दोगे कि नमक है और नमक के डब्बे के ऊपर लिख दोगे कि चीनी है, तो क्या उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी? नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन रिलीजन यही करता है, रिलीजन आपकी वैल्यूज़ चेंज करने की कोशिश करता है। वो कंटिन्यूसली चीनी के डब्बे पे लगा हुआ है नमक लिखने के ऊपर, और नमक के ऊपर लगा हुआ है वो चीनी लिखने के ऊपर। उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो ह्यूमंस का नेचर होता है पीस में रहना, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने रिलीजन बनाया, रिलीजन के ऊपर लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए। एज सच आज की दुनिया में, मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली ये बात बोलना चाहता हूँ कि मार्क्स की एटलीस्ट एक बात से मैं एग्री करता हूँ, दैट रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्मा इज़ नॉट। धर्मा विल ऑलवेज टेक यू टू योर ग्राउंड रियलिटी। रिलीजन विल टेक यू ऑफ योर ग्राउंड रियलिटी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट औरंगज़ेब गाइस। थोड़ा सा मैं व्यू ज़रूर लूँगा इस पार्क का आपको, ताकि दिखा सकूँ कि बहुत सुंदर पार्क है और जामुन के पेड़ वगैरह। सो लेट्स ब्रेक इट ओवर हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।